मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, लाइक बहुत ही ज़्यादा एवरेज। 30-40 हज़ार रुपए से ज्यादा सेव कर पा रहे हो पर मंथ? ये अमाउंट बहुत ही कम है, अगर आपने बोला है तो इससे काफ़ी ज़्यादा ही सेव हो रहा है। मैं चाहूँगा कि ओईटी के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। ये सोचने की कुछ एग्जैक्टली भाई, तुमने होता बात बता दी। है। लंदन की जो लाइफ है बहुत हैपनिंग है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन से चालू कीजिए। ओके, सो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम चेतन है और मैं जे-एंड-के से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। काफ़ी रेयर सुना जाता है कि वहाँ से भी कोई नर्स यूके में है। बहुत सो बहुत रेयर। मैं हूँ, इसी साल मैं आया हूँ एंड मेरी एज भी 23 है। और वेरी गुड, सच ए यंग एज टू बी ए नर्स। हाँ, 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 मेरी काफ़ी मतलब 23 एज में ही मैं आ चुका हूँ और मैं जून में आया था और अच्छा। अगस्त में मेरा ऑस्की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ था, देन अब मैं एज़ अ बैंड 5 यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो आप अगर जम्मू कश्मीर से हो तो मुझे ये बताइए कि आपने अपना पढ़ाई जो नर्सिंग की पढ़ाई वो सब जम्मू कश्मीर में ही किया है या कहीं और किया? जो मैंने नर्सिंग की पढ़ाई करी है, वो मैंने पंजाब चंडीगढ़ से की है और वाह। उसके बाद मैंने जो ओईटी की प्रिपरेशन है, वो भी चंडीगढ़ से। इतने कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वगैरह है नहीं नॉर्थ इंडिया में, पर हम्म। हैं वो कुछ हैं, वो वहीं से मैंने अपनी तैयारी की है, वहीं से भी, वो चंडीगढ़ से ही, और वहीं से एग्ज़ाम दिया है और अच्छा। फिर मैं यहाँ पे आया। और वेरी गुड। तो आपको ये मतलब जब आप नर्सिंग कर रहे थे तभी आपको मन में था कि ओईटी करना है, बाहर आना है, या पंजाब का असर था ये? नहीं, मुझे मुझे कुछ नहीं पता था। अच्छा, तो फिर आपको मुझे कैसे ये प्रोसेस, ये सब के बारे मुझे में पता चला आपको? मुझे नर्सिंग करते हुए ये भी नहीं पता था कि नर्सिंग की एक्चुअल में जॉब क्या होगी? अच्छा। एक्चुअल में नर्सिंग की जॉब होगी क्या, ये भी नहीं पता था। तो हुँ। मेरे एक सीनियर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे मतलब ऐसे गाइड किया था। वो मुझे बता रहे थे कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आई थिंक 2-3 साल पुरानी बात है वो, तो मैंने इग्नोर कर दिया था कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन-सी कंट्री अच्छा। ऐसे स्पॉन्सर हुँ। दे, और ये तो पॉसिबल नहीं है। पर हुँ, फिर जब हुँ। वो मेरी उनसे तब बात हुई, जब वो यूके में आए, तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे ऐसे किक मिला कि नहीं यार, ये तो हो रहा है। फिर काफ़ी गुड। चैनल्स भी आने शुरू हो गए, लाइक हुँ। हिंदी में नॉर्थ इंडियन चैनल्स आने शुरू हो गए, तो वहाँ से भी काफ़ी नॉलेज मिला। देन फिर मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया। उसके पहले मैंने जॉब भी किया था, पर वो बहुत मतलब आई थिंक बहुत 1 महीना ही मैंने किया था जॉब, और वो इतना हेक्टिक जॉब था, मैं बता नहीं सकता हूँ। मतलब हुँ। उस जॉब के दौरान मैंने ये सोच लिया था कि ये प्रोफ़ेशन या तो अब छूटेगा, या तो या तो या कहीं तो ये और जाना है। कंटिन्यू होगा, या तो ये छूट जाएगा, या तो ये मैं तो इसे कर ही नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि इतनी एक तो कम सैलरी प्राइवेट में, और मतलब इतना काम करना पड़ रहा है इतनी कम सैलरी में, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो गलत हो रहा है। तो या तो ये अच्छा। प्रोफ़ेशन ही छोड़ना पड़ेगा, या तो कुछ और करना पड़ेगा। अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ये मेरे लिए कि मैं करूँगा तो करूँगा क्या? वो तो सच बात है क्योंकि नर्सिंग इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दो तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी अच्छा पे करता है। हुँ, 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 हुँ। और अगर करता भी है तो मतलब मेरे ख्याल से वो काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। हुँ, फ्रेशर्स हुँ, को तो फिर भूल जाओ। हुँ, मुझे अभी भी याद है मेरा पहला जॉब बैंगलोर में एक हॉस्पिटल में था, डायलिसिस में। मैं हुँ, 6 दिन ड्यूटी करता था और मुझे 14,000 रुपए सैलरी मिलता था। उसमें से वो 4,000 रुपए हॉस्टल के काटते थे। हुँ, तो सेम। कट पुट के मेरे हाथ में 9,000 रुपए आता था, जिससे बैंगलोर में तुम एक मतलब कुछ कर ही नहीं सकते हो। बैंगलोर जैसे शहर में विच इज वेरी हाई टेक, उसमें तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वैसा स्थिति था। लेकिन रियली आई वांट टू कंग्रेचुलेट, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से आया हुआ एक नर्स मैंने अभी तक तो नहीं सुना। मैं 3 साल हो गया हूँ मैं यूके में, और मैंने नहीं सुना। मेरे बहुत सारे दोस्त है कश्मीर से। मैं बैंगलोर से नर्सिंग पढ़ा हूँ, और मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वो उनको भी मैंने समझाया था कि मैं, क्योंकि मेरे जूनियर्स थे, तो मैंने उनको भी समझाया था कि भाई आप यूके आ जाओ एंड ऑल। तो उन्होंने कोशिश किया, लेकिन फिर पता नहीं उन्होंने क्यों छोड़ दिया। और मुझे लगा था कि जम्मू उम्म से पता नहीं कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन वेरी ग्लैड टू सी यू एंड कंग्रेचुलेशन। एटलीस्ट आप एक रोल मॉडल बन सकते हो कि चलो जम्मू से एक लड़का आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू सो और मच। आप मुझे बताइए कि आपका जो पढ़ाई का बैकग्राउंड था, जो आपका स्टडी बैकग्राउंड था, हुँ, नॉट अपना नर्सिंग नहीं, मैं आपका पूछ रहा हूँ कि आपका हाँ, जो बेसिक, जो 1 से फर्स्ट क्लास से जो 12th क्लास था, ये इंग्लिश मीडियम में था या ये हिंदी मीडियम था नॉर्मली में?
ये था तो इंग्लिश मीडियम ही, पर वैसा कोई बहुत ज़्यादा ख़ास कोई वैसा नहीं था कि हमें इंग्लिश में ही बात करनी है, हमें हमेशा सब कुछ इंग्लिश में ही बोलना है, वैसा कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल स्कूल्स होते हैं वैसे ही, बस एग्ज़ाम तुम्हारे जो इंग्लिश में होते हैं वैसे ही होते हैं। इंग्लिश वैसे ही होता है। का कोई ज़्यादा एक्सेस तो नहीं था, नहीं कह सकते, कभी ओके। कभी भी नहीं, आई थिंक इतना तो कभी भी नहीं, कोई वैसे कुछ ख़ास आर्टिकल्स वग़ैरह भी नहीं पढ़े, कुछ न्यूज़पेपर हुँ, ने कुछ ख़ास कोई इतना कोई ज़्यादा वो ओके। या आपको कहीं न कहीं आपके अंदर में वो बेसिक इंग्लिश की समझ थी। कोई भी आपको एक्सपर्ट लेवल ऑफ इंग्लिश की तो ज़रूरत नहीं, नहीं थी। वैसा तो बिल्कुल नहीं, वैसा तो आई डोंट थिंक, एग्ज़ैक्टली, वैसे उस तरह की इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आपको एक बेसिक लेवल इंग्लिश काफ़ी है ओईटी क्रैक करने के लिए, मेरे हिसाब से काफ़ी है। और ओके। उसके बाद जब मैं नर्सिंग करने के बाद जब मैं ओईटी कोचिंग में गया, हुँ, तो हुँ। मेरे साथ क्या हुआ, पहले तो उन्होंने मेरा नॉर्मल सा टेस्ट वगैरह लिया कि वो अपना करते हैं कि आपको इतने महीने कोचिंग लेने की ज़रूरत है, आपको इतना करना है, तो येस, फिर एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो उस हिसाब से स्टार्टिंग में तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, लाइक बहुत ही ज़्यादा एवरेज। तो हुँ, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में जब मैं गया तो मुझे तो इतना कुछ ख़ास, मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आई डोंट थिंक सो कि मुझसे ईज़िली ये सब चीज़ें हो जाएँगी। हो जाएँगे। तो मुझे तो मतलब टाइम लगा, मुझे काफ़ी टाइम लगा कि 3 महीने, 4 महीने लगे। उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, तो हुँ, उसमें उसमें तो नहीं हुआ क्योंकि मैं पैनिक हो गया था। उसके बाद सेकंड अच्छा। में फिर मैं क्लियर हुआ। ओके। बोला बहुत लोग बोलते नहीं हैं, बहुत लोग बोलते भी नहीं है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ और ये मेरे ख़्याल से नॉर्थ का ही इश्यू है। मैं साउथ से बिलॉन्ग करता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे लोग साउथ से प्राउडली आके बोलते हैं कि 10वीं बार में पास हुए। हुँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से हमारे लिए ना वो एक शर्म वाली जो फैक्टर है ना हमारे में थोड़ी हुँ, गायब है और ऑफ ख़ासकर पढ़ाई-लिखाई और एग्ज़ाम को लेके हम शर्माते नहीं हैं। हुँ, लेकिन नॉर्थ में मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, वो बोलते हैं कि उनका पहले अटेम्प्ट में हो गया या ऐसे हो गया। क्योंकि देखो उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन होता क्या है ना, उससे जिसको आप बोल रहे हो, उसपे बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ता है हुँ, और वो एक माइंडसेट बन चुका है लोगों में कि ओईटी मतलब पहली बार में होना है। सबका होता है तो मेरा भी होना चाहिए। हुँ, और वो माइंडसेट बहुत किलर माइंडसेट है क्योंकि वो ही एक नेगेटिव वे में लेके जाता है इंसान को हुँ, क्योंकि अरे यार एक बार में नहीं हुआ तो क्या हुआ ऑफ मुझे कोर्स। पता है कि एग्जाम महंगा है अगर इतना ही परेशानी है तुम्हें तो जब तक तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो तो और एग्जाम मत दो मैं सबसे मैं बेटर है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई आप कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे हो, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम मॉक टेस्ट में पास नहीं हो रहे, पर एग्ज़ाम शायद थोड़ा ईज़ी आता होगा, तो हम एग्ज़ाम में पास हम्म, ज़रूर। काफ़ी लोगों का यही माइंडसेट है कि एग्ज़ाम में जाके देखते हैं वहाँ क्या होता है। फिर जब वो वहाँ वही जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये तो है ही नहीं, हमारे बस का ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो ऐसा सोचते हैं कि मेन यही है कि आप पहले आप ये देखो कि आप मॉक टेस्ट वग़ैरह में पास हो रहे हो। आप हम्म, कॉन्फिडेंटली वहाँ पे अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंस शो करके आप बिल्कुल पास हो रहे हो बार-बार, तो दैट्स इट ना, फिर आप वहाँ भी पास होंगे। अगर आप एग्जैक्टली अपने मॉक टेस्ट वगैरह में ही अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एग्ज़ाम ईज़ी आ जाएगा आपके लिए? आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बेटर डील है ऐसे ऐसे चूज़ करना। मैंने भी यही पहले मैंने क्या मेरा बिल्कुल मॉक टेस्ट जो मेरे जाता था, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो वो तो इतना खराब जाता था कि मैं तो बस एग्जैक्टली पता है मुझे आइडिया भी नहीं है कि नॉर्थ में कितने बच्चे अभी जो अचानक से जो बूम चला है ना कि ओईटी हुँ, करना है अचानक से उस चक्कर में कितने लोगों ने कितना पैसा बर्बाद किया है आपको बहुत अंदाजा भी नहीं है। मेरे खुद आप के 2 7, 7, 8, 8 अटेम्प्ट्स वाले हैं और एग्जैक्टली मेरे को फिलहाल में ही कोई मैसेज कर रहे थे मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मुझे इतना दुख लगा उनका बात सुन के उनका फिफ्थ या सिक्स अटेम्प्ट चल रहा है। उनको देखो नॉर्मली क्या है ना ये साउथ में या कुछ भी होता है ना लोगों को पता है ये एग्जाम को ना वो जानते हैं। हुँ, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश खराब है लेकिन वो फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब देना है कब नहीं देना है उनको ये सब के बारे में अच्छे से पता होता हुँ, है। वो इसीलिए जाके देते हैं एग्जाम क्योंकि वो चाहते हैं पास होना। लेकिन नॉर्थ का सिचुएशन ही अलग है। नॉर्थ में क्या होता है 2 महीना इंसान पढ़ लेता है या 3 महीना इंसान पढ़ लेता है तो नेक्स्ट मोमेंट में मन में आ जाता है अब तो एग्जाम देना है। बिल्कुल। मतलब कोचिंग खत्म मतलब एग्जाम देना है। कोचिंग और खत्म भाई मतलब एग्ज़ाम। ये किसी को 1 महीने लगते हैं
मेरे को 1 महीना भी, मेरे को 1.5 महीना लगा, मैं रफली बोलूंगा मुझे 1.5 महीना लगा। मेरी भी आपकी तरह ही थी इंग्लिश। मैं बचपन से इंग्लिश में ही पढ़ा लिखा हूँ, बट हम स्कूल वगैरह में बोलते नहीं थे, हम तो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं। हम लोग ओ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमारे यहाँ तो टीचर कौन बच्चे कौन हमें खुद ही नहीं पता है। हम ऐसे बच्चे, लेकिन क्या है, एग्जाम जो है हमारे, बुक्स जो है हमारे, वो सब इंग्लिश के हैं। हम्म, और साउथ इंडिया से बिलोंग करता, तो उसका एक एक थोड़ा सा एक ये है कि पेरेंट्स वेल एजुकेटेड है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हेल्प मिलता है। लेकिन बेसिक इंग्लिश काफी अच्छी थी, इसलिए मेरी एक झटके में मैं पास हो गया, और मैं बहुत ही अच्छे एक कोचिंग सेंटर से पढ़ा था, और मुझे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी था। मतलब मेरे को नहीं भी आता तो मेरी कॉन्फिडेंस अच्छी थी, इसलिए मैं पास हो गया। लेकिन अभी भी मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि आप जो बोले हो ना, एग्जैक्टली मैं वही बोलता हूँ कि पहले अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसके बाद आप जाके एग्जाम बुक करो। अपने टीचर से ही पूछ लो ना कि भाई और जो तुम्हें पढ़ा रहा है, कि आपको सच बताओ, आपको क्या लगता है कि मैं पास हो सकता हूँ? भाई 35,000 का एग्जाम है, इतने मेहनत, क्योंकि नर्स 35,000 रुपए दे रहा है, मतलब इंडिया में कितना महीने से वो पैसे बचा रहा होगा कि लगभग 35,000 दे रहा है वो। लगभग 3 महीने की सैलरी एक एग्जैक्टली exactly। तो प्राइवेट। उसके बाद आप वो दे रहा है, मेरा वो दोस्त दे दिया, ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, अरे भाड़ में जाए भाई, आप अपना देखो। क्योंकि एक बार लोग फेल हो जाए, आपको तो पता ही होगा फेलियर मुझे का जो एक होता है ना भाई, मुझे सब पता है। मैं इट मतलब इट इज समथिंग विच इज वेरी डिसहर्टनिंग, क्योंकि आपके पास ना वो हिम्मत ही नहीं आएगा अगली बार 35,000 रुपए फिर जमा करके, या पापा से पैसा लेके, मम्मी से, जिससे भी आप ले रहे हो, वो या देके आपको और एक बार एग्जाम बुक करना इज नियरली लाइक बहुत बड़ा एक स्कैरी नाइटमेयर है वो लोगों के लिए। अगर वही जगह पहली बार में अच्छा कोचिंग, अच्छा समझ आ जाएगा कि अब एग्जाम देना चाहिए मुझे, अभी नहीं हुआ हूं प्रिपेयर तो थोड़ा और प्रिपेयर करना चाहिए, ये लोग नहीं सोच रहे। क्योंकि मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं कि मैं एग्जाम बुक कर चुका हूं, मुझे पास करा दीजिए, 3-4 दिन 15 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वही बात है ना। अब काफ़ी लोग मतलब इतनी महँगी कोचिंग भी लेते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम भी बुक कर देते हैं विदाउट एनी कॉन्फिडेंस, तो वो एक सही चीज़ नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप एग्ज़ाम दे दो, अगर नहीं है, तो उसमें कोई मैजिक नहीं काम आएगा। कोई ऐसा कुछ नहीं। होगा कि आप मॉक टेस्ट में कब मतलब नहीं हो रहा था आपका स्कोर और वहाँ 35 या 32 प्लस आ जाएगा, वो एक पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली exactly। तो चलो ये हो गया ओईटी और इस सब के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि आपने ओईटी पास करने के बाद आपका जो एनएमसी प्रोसेस वगैरह था, वो सब कैसा रहा? आपको लगा कि बहुत डिफिकल्ट था, या सब कुछ कैसे हुआ आपका? मेरा जो एनएमसी प्रोसेस था, आई थिंक कि अब्रॉड जाने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईज़ी है। हम्म। जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत ही स्मूथली, मतलब ऐसी भी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, एजेंसीज़ पूरा सपोर्ट है उनका। वो तो हम्म। खुद बार-बार कॉल करते हैं कि आप हमसे इंटरव्यू करवाइए, हम आपका प्रोसेस करेंगे। तो इसमें हमें कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है। बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। आपकी भी एग्जैक्टली। आपकी आपकी खुद की भी शायद कोई कोई लिंक है किसी हाँ। एजेंसी रिक्रूटमेंट करवाते हैं। हम्म। हमें कोई इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो हमारी पूरी हेल्प कुछ कर भी नहीं। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सब आपको गाइड करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आता है कि अब मुझे क्या करना मुझे मैसेजेस आते रहते हैं ये चीज को लेके कि देखो, मैं बोलता हूँ लोगों को तो लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोलोगे तो एटलीस्ट लोगों को थोड़ा और बिलीव लगेगा, क्योंकि है। आप भी रिसेंटली आए हो। मैं रिसेंटली अगर हाँ, लोग अगर लोग मुझे बोलते हैं कि ये देखो, ये पूछ कौन रहे हैं देखो, आप ये पूछ कौन रहे हैं देखो, जो सही से लिख भी नहीं पा रहे बेचारे। अब मैं उनकी पीड़ा समझ रहा हूं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एनएमसी प्रोसेस के बारे में सिखा दो मुझे। अब मैं उनको बोल रहा हूं भाई, प्लीज आप ओईटी पास कर जाओ, ऑफ मैं कोर्स, आपका प्रोसेस कर दूंगा। अगर आपको नहीं करना आ रहा है, मैं कर दूंगा, क्योंकि ऑफ एज कोर्स। एन एजेंसी मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना सिंपल और फ्लूइड है वो प्रोसेस। बस आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फिर बैठ जाना है, और कुछ भी नहीं करना है रफली तो। कुछ भी नहीं है। तो मैं वही बोलता, आपको क्या लगता है, अगर एक बंदा ओईटी के लिए परेशान होना उसके वो बेटर है, या एनएमसी प्रोसेस के लिए परेशान होना बेटर है क्या? मैं तो कहना चाहूँगा कि ओईटी के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। ये सोचने की एग्जैक्टली भाई, तुमने बात बता दी, तुमने बोल दिया। ओईटी क्लियर हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप यूके ही हैं। यूके ही है आप। ठीक है? एग्जैक्टली, आपको सैलरी नहीं मिल रही है बस, लेकिन आप यूके में ही हो। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एजेंसीज़ आप पे प्रेशर डालेंगी आने के लिए, आने आप के लिए, रखने के लिए। एग्जैक्टली। वो आप पे प्रेशर डाल यही देंगे, है। जल्दी से जल्दी यूके बुलाया जाए।
वही है, लोगों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जो भी बच्चे ये वीडियो देखेंगे भाई, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ओईटी पास करो पहले, और ओईटी के लिए आप एक असेसमेंट कर लो कि आपकी बेसिक इंग्लिश कितनी अच्छी है। आप अपनी बेसिक इंग्लिश ठीक कीजिए, उसके लिए आपको, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी ये उम्र नहीं है इंग्लिश पढ़ने की, वो हुँ, उम्र निकल गया है। अब हमारे पास जो टूटी फूटी इंग्लिश है उसी से काम चलानी है हमें। ओके। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा था, जो आप प्रैक्टिस की हो एग्जाम के लिए और जो रियल एग्जाम में, उसमें कितना फर्क लग रहा था आपको? आपको क्या लगा कि इजी है, या आपको लगा कि नहीं यार ये तो काफी तगड़ा, मतलब बहुत ही हार्ड एग्जाम था और मैंने जो प्रिपेयर किया था वो तो काफी इजी वाला कर दिया था? ऐसा अब कुछ हुआ आपके साथ? मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा, जिसकी प्रैक्टिस कम है, हम्म। जिसकी प्रैक्टिस बहुत ही मिनिमल है, जो सिर्फ़ सोच रहा है कि मैं नॉर्मल सी प्रैक्टिस करके मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा और मैं एग्ज़ाम में देखा जाएगा क्या होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ सही है। मेरी हम्म। प्रैक्टिस जो थी वो बहुत मतलब ज़्यादा ही मैंने रखी थी, क्योंकि मैं थोड़ा एवरेज हूँ और मुझे पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ये क्रैक करने के लिए। मेरा कोई तुक्का तो नहीं चलने वाला कि मैं नॉर्मल इसे पढ़ूँगा और वहाँ जाके कुछ भी लिख दूँगा, कुछ भी बोल दूँगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे पूरे प्लान के साथ चलना पड़ा था, हर एक चीज़ को देख के कि लिसनिंग में कैसे क्रैक करूँगा, राइटिंग में कैसे क्रैक करूँगा, रीडिंग को मैं कैसे करूँगा और स्पीकिंग में क्या करूँगा। मुझे हर एक चीज़ हम्म। का उसका अलग माइंडसेट था कि हर एक चीज़ को कैसे करना है। एग्जैक्टली exactly. तो यही है भाई, आप जो बोल रहे हो ना वो प्योर प्योर नॉलेज है, और ये ना बहुत कम लोग इस चीज को समझते हैं। चेतन भाई, अब आप मुझे ये बता दो कि अगर आपको कोई एडवाइस देना है फ्रेशर्स को, या कोई भी नर्सेस को, ओईटी के बारे में या यूके के बारे में एक जनरल एडवाइस देना हो, या आना चाहिए, या आना, जिसको आने का इंटरेस्ट है वो क्या सोच के आए पहले से ही? पहले तो मैं यही कहूँगा कि ज़रूर आना चाहिए। ये अपॉर्च्युनिटी छोड़ना ही मतलब एक अपने आप में वो है कि क्यों छोड़ना है भाई? अगर कोई बुला रहा है, कोई फ़ॉरेन कंट्री अगर हमें इतने बेनिफिट्स दे रही है, एनएचएस इतने बेनिफिट्स दे रहा है, तो क्यों नहीं जाना चाहिए? सवाल है क्यों नहीं? ऑफ़ कोर्स येस, हम्म। ऑफ़ कोर्स आना चाहिए। और हमें पहले से क्या यही सोच के आना चाहिए कि हम एक अलग कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पे हमें नर्स एज़ अ नर्स काम करना है, हमें अपने मतलब एरिया को रिप्रेज़ेंट करना है, हमें अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बी कॉन्फिडेंट, हमें ऑब्वियसली हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं और हमें वहाँ पे ऐसा काम करना है। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी चलेगा, एक्सपीरियंस्ड हैं तो ज़्यादा अच्छा है। एक फ्रेशर हैं तो अपने रिस्क पे ही आएँ, क्योंकि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर फिर भी एज़ अ फ्रेशर, क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ और मुझे जो अपने आप में इनकॉम्पिटेंट सा थोड़ा फ़ील होता है, बस वो हम्म। आई तो पर मुझे अपने आप में थोड़ा-सा इनकॉम्पिटेंट फ़ील होता है। एक वो ओके। फीलिंग है, वो अगर आप कट करना चाहते हैं तो आप एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं, कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, 6 महीने भी काफ़ी होंगे, साल भी काफ़ी होगा। बिल्कुल हम्म। फ्रेशर अपने आप में वैसे ठीक है, लेकिन इनकॉम्पिटेंट सी फीलिंग एक मन में रह जाती है कि मैं मतलब मेरे ख्याल से आप बोलना चाहते हो कि अगर आप बिना हॉस्पिटल में कदम रखे आप यहाँ पे आते हो, हाँ, तो डेफिनेटली जो पहले 4-5 महीने हैं वो थोड़ा स्ट्रगल होगा, वो काफी वो ऑफ स्ट्रगल कोर्स वाली। स्ट्रगल होगा। यस, वो क्योंकि आप भी उसी से गुजरे हो, मैं भी उसी से गुजरा हूं, तो हुँ, पता है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि अगर आपके पास ऑप्शन है तुरंत आने का, तो आप आ जाओ, क्या उन्हें वेट करना ऑफ कोर्स चाहिए आ जाओ, ऑफ या आ कोर्स जाना चाहिए? आ जाओ, बस आ क्योंकि जाना चाहिए। और ये हमें फ्रेशर ट्रीट करके ही सिखा रहे हैं, वो तो हम अपने रिस्क पे देख रहे हैं, वो तो हम अपने लिए हम्म। कि हमें आसानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर आपको नहीं है, अगर आप स्ट्रेस झेल सकते हैं तो ऑफ कोर्स आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं और है। चेतन भाई, और आप कहाँ पे हो अभी यूके मैं में, और कैसा है वो जगह, हमारे हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं यूके में, इंग्लैंड में, लंदन से 2 घंटे दूर एक जगह है, बाथ, ब्रिस्टल के पास है, बाथ जगह का नाम है, और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, लाइक लाइक बहुत ही ज़्यादा। जब मैं यहाँ पे आई आया, नो। मुझे ऐसा लग रहा था कि य ऐसी जगहें भी मतलब धरती पर होती हैं, इतनी सुंदर, और बहुत अच्छा लगा, मतलब फिर मैं हॉस्पिटल आया तो बहुत फिर भी जम्मू कश्मीर के टक्कर में कुछ नहीं। ठीक है। चलिए वो तो लेकिन अलग है। हाँ, मैंने सुना है बात काफी फेमस है और बहुत काफी सुंदर जगह है, और डेफिनेटली एक वर्थ विजिट जगह है, क्योंकि अगर कोई भी, मैंने बहुत सुना है, मेरे वार्ड में भी लोग बोलते हैं अगर आप कभी इंग्लैंड जाती हो तो बात भी जरूर विजिट, मतलब एक टूरिस्ट एरिया भी है वो, टूरिस्ट मतलब काफी टूरिस्ट लोग भी जाते हैं उधर घूमने के लिए। स्पॉट्स। एनीवे चलो, और मुझे ये बताओ कि बात एरिया कैसा है वैसे, आपको एक्सपेंसिव है, या आपको, अगर कोई ऐसा एक नर्स है जो बात का इंटरव्यू देने जा रहा हो, या अगर ऐसा कोई उस एरिया के में इंटरेस्टेड हो, तो क्या आपको लगता है क्वाइट है, या आपको बहुत महंगा लगता है, ऐसा कुछ, कोई अ, सजेशन?
बाथ एक बहुत ही क्वाइट प्लेस है। लाइक हम्म, लाइक लंदन से तो काफ़ी डिफरेंट है। लंदन से बहुत डिफरेंट है। लंदन की जो लाइफ़ है बहुत हैपनिंग है। लेकिन जो आउटस्कर्ट्स की जो लाइफ़ है वो बहुत ही शांत है और वो बहुत ही हम्म, नॉर्मल आपको काम पे जाना है, आना है लाइक दैट। लंदन की जो लाइफ़ है बहुत ही हैपनिंग है। आप वीकेंड पे मतलब एन्जॉय कर सकते हैं। एक्सपेंस पड़ेगा आपको लेकिन चलता है, जिसको जैसा लाइफ़स्टाइल अच्छा लगता है वो वैसा करता यू है। एक्सपेंसेस के मामले में मैं देखूँगा कि हाँ, मतलब ठीक है, लंदन से बेटर है लंदन लेकिन से बेटर है। लंदन जो है उसमें कुछ ज़्यादा ही खर्चा है आई थिंक क्योंकि आपको क्या लगता है आप यूके आने के बाद ऑलमोस्ट उम, ये अमाउंट बहुत ही कम है अगर आपने बोला है तो इससे काफ़ी ज़्यादा ही सेव हो रहा है। मैं एग्जैक्टली मतलब घर वालों को भी सपोर्ट हो रहा है और ये इससे काफ़ी ज़्यादा ही स सेव हो पा रहा है क्योंकि एग्जैक्टली पहले तो मेरा रेंट नहीं कटता था तब तो काफ़ी सेविंग हो जाती थी। अभी कटकर भी ठीक-ठाक लाइक बहुत सेविंग है। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हाँ, क्या कोई सैलरी के लिए तो रिग्रेट नहीं होगा। सैलरी एग्जैक्टली कोई रिग्रेट नहीं है मतलब और ऐस मुझे लगता है कि मोर और लेस ये आपका लाइफस्टाइल पे ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ या की मतलब आप कितना लग्जरी में जीना चाहोगे उसके हिसाब से। कोई लोग लाइफ़स्टाइल मुझसे देखो एक वियर्ड क्वेश्चन है कि आप कितना सेव कर लेते हो, ये सच में एक वियर्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव चीज है। आप क्या सेव करते हो, मैं क्या सेव करता हूँ, काफी डिफरेंट है। आपको कितना मिलता है सैलरी, मैं एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ये सब पूरा एकदम ये एक सब एक पर्सनल ओपिनियन है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप कितना सेव कर सकते हो या कितना सेव नहीं कर सकते हो। अगर कोई पूछता है रफली कि आप कितना सेव कर सकते हो, मैं उनको रफली बोल देता हूँ कि 30-40 हजार से ऊपर आप सेव कर सकते हो। अब उनको लगता है ये काफी कम है, यूके में जाके काफी कम है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि यार पढ़ाई लिखाई फ्री है बच्चों के लिए, हुँ, ठीक है, मेडिकल सिस्टम पूरा फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपका लाइफ सॉर्टेड है और आपके आने वाले 10 जनरेशन का लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ़स्टाइल बदल जाता है ना। अब ऐसा पूरा सब कुछ लाइफ़स्टाइल बदल जाता है। होम कंट्री में चाहें हम अब हमारा ये मन करता है कि हम कुछ भी चाहता है मन तो हम खरीद सकते हैं। मतलब इतनी क्षमता हम एग्जैक्टली रख सकते हैं कि जो हमारा मन है वो हम कर सकते हैं, जो हमारा मन है वो हम खरीद सकते हैं। पर ऐसा बैक कोई चीज जो आते ही आते खरीदा? वैसे तो मतलब एक वो नाइकी के शूज़ हैं, लेकिन तो स्नीकर हेड है आप भी? स्नीकर्स हैं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। नहीं वही है, मेरे ख्याल से अपनी जरूरतें आप पूरे कर सकते हो और अपने ख्वाब, बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हो ऑफ इन कोर्स, ऑफ जनरल। कोर्स ठीक ऐसा है, लेकिन यही है, मुझे लगता है कि आप बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हो ऑफ और कोर्स काफी अपॉर्चुनिटी भी है, ये बैंड सही में रह के नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मेरे ऐसे हम जैसे लोगों के लिए तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड माइन है क्योंकि मतलब एक तो कम उम्र में आ गए, ठीक है, मेरी उम्र अभी 25 है। मेरे ख्याल से जब मैं 23 में था तभी मैं यूके में आया था, ठीक है, अभी मेरे 26 नहीं, 25 नहीं 26 है मेरी अभी। तो मैं जब 23 था तब मैं आया था, मैं मेरे ख्याल से 3 साल पहले मैं आपके जगह पे था। हुँ, और ये सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा था 23 साल की उम्र में। अगर आपको 30 लाख करीब करीब की सैलरी मिल रही है हुँ, और फ्यूचर में आपका ग्रोथ तो बस आगे ही है ना, पीछे तो आप जा ही नहीं रहे हो। अब सही जो भी है आप आगे ही जा रहे हो। अभी मैं 26 का हो गया, मेरा सैलरी अभी ऑलमोस्ट 2-3 लाख रुपए बढ़ चुका है एनुअली, हुँ, क्योंकि विद एक्सपीरियंस आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ऑफ कोर्स तो एनीवे जिसको भी लगता है कि हाँ सेव नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा नहीं है। टोटली आपके खर्चे के ऊपर है, सेव आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं रहते हो सब उस चीज पे डिपेंड है। सब उस पे डिपेंड है। सेविंग्स करने में लंदन में भी सेविंग हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है। लंदन में भी मेरे काफ़ी फ्रेंड है वो बहुत अच्छा सेव कर रहे हैं। अब आपका लाइफ़स्टाइल ही वीकेंड पे एन्जॉय करना है, सब कुछ करना है तो उस पे डिपेंड रहेगा वो। हम ऐसा अब नहीं कह मेरे सकते ख्याल से हम घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स लोग क्या बोलते हैं ना, हम घर पे भी पैसा भेजते हैं, यहाँ पे भी सेविंग करते हैं, तो डबल सेविंग। एक तो डबल मैं तो ऑफ घर पे जो भेजता हूँ कभी कभी वो यूज करते, कभी कभी वो वहीं पड़ा रहता है। वो कोर्स बोलते हैं कि हम क्या करेंगे इसका। अब बिल्कुल। किसी किसी को, जैसे इनिशियली जब मैं यूके आया था, मेरे घर पे कुछ कुछ जरूरतें थी, मेरे भाई की शादी वगैरह थी, तो उसमें उन्होंने खर्च किया, मैंने भी बोला उठाओ खर्च करो। और अगर नहीं है तो वो वहीं पड़ा रहता है। तो बिल्कुल, वो भी एक सेविंग है, यहाँ पे भी आप सेविंग कर रहे हो, तो हर जगह सेविंग ही है कि बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। एनीवे अब मुझे चेतन